तो स्वामी रामदेव हमसे बात कर रहे थे। बहुत बड़ी बात उन्होंने डॉक्टर्स के बारे में कही है। उनका कहना है बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कमीशन लेते हैं महंगी दवाएं लिखने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए, जो हॉस्पिटल जो पैथोलॉजी लेबोरेटरीज में टेस्ट होते हैं, और साथ ही साथ 50% गैर जरूरी ऑपरेशन करते हैं। इसी पर हम आज देश की बहस करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार, वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, वो जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर कुमार। डॉक्टर DR राय, एक जनरल सेक्रेटरी IMA के, वो जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आज का सवाल, क्या बाबा रामदेव के गैर जरूरी दवाई और कमीशन खोरी की बात सही है? आपका क्या मानना है, हाँ या नहीं में आप हमें जवाब दीजिए। और तीसरे डॉक्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर हैं फोर्टिस गुरुग्राम के। गुरुजी पवन सिन्हा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पवन सिन्हा धर्म गुरु हैं, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं, और साथ ही साथ बहुत बड़े चिंतक हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा मेरे साथ हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। आचार्य गौरव मित्तल मेरे साथ हैं, वो भी आयुर्वेदाचार्य हैं। लेकिन सबसे पहले जनता जनार्दन होती है, इसीलिए मैं भोपाल में अपनी दर्शक सरिता सिंह के पास चलूंगा। सरिता सिंह जी, क्या आपको लगता है डॉक्टर्स बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो कमीशन खोरी करते हैं? बाबा रामदेव की बात आपको कितनी सही लगती है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही। बाबा रामदेव की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि वाकई में डॉक्टर कमीशन तो लेते हैं, क्योंकि कई सारी बीमारियां ऐसी हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का तो मैं नाम ही नहीं लूंगी, बहुत सी छोटी बीमारियां हैं, जैसे कि BP है, शुगर है, हार्ट की बीमारी है। इनकी अगर किसी को हो जाए बाई चांस, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इनकी दवाई आपको आजीवन खाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? आजीवन क्यों? कोई एक समय सीमा होना चाहिए कि इतने टाइम तक आपको ये दवाइयाँ लेना है और इसके बाद आपकी ये बीमारियां सही हो जाएंगी। लेकिन नहीं, डॉक्टरों के, और अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए फिर तो डॉक्टर बस एक तरह से कमीशन क्या, मतलब मैं बाबा रामदेव की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ बाबा रामदेव की बात से, क्योंकि बाबा रामदेव को मैं भी फॉलो करती हूँ। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। आप ही की राय से मैं आज आप बात को आगे बढ़ाऊंगा और डॉक्टर अजय कुमार के पास चलूंगा, वाइस प्रेसिडेंट है IMA के। डॉक्टर अजय कुमार, जो रेट लिस्ट स्वामी रामदेव जी ने बताई है उसमें 50% गैर जरूरी ऑपरेशन लिखते हैं डॉक्टर, 50% महंगी दवाई देते हैं, और 25 से 50% टेस्टिंग में कमीशन सेट है। क्या कहेंगे इस पर डॉक्टर अजय कुमार जी? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में तो मैं नहीं दूंगा। अभी आपने इतना समय हम लोग पर बाबा रामदेव की बात करने में लगाई, इवन आपने जनता की एक आवाज सुना दी। सबसे पहले मैं जनता को ही आवाज देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ब्लड प्रेशर की दवाएं जिंदगी भर खानी पड़ती हैं, ये डॉक्टर करते हैं। जरूर बाबा रामदेव सही है कि इनके पास कोई इलाज नहीं है और ये इसमें कमीशन खोरी है। तो एक बड़ा बढ़िया रामदेव जी ने, आप रामदेव पर इतना भरोसा करते हैं, तो आप क्यों नहीं रामदेव की दवा खाते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को रोक कर देगा? तो आपके लिए ये जवाब है कि आप ये हमारी दवा क्यों खाते हैं? खाएं उन्हीं की दवा। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग जिंदगी भर ये रामदेव आदि टाइप के लोगों की दवाई खाते रहे हैं और अंत में वो सेरिब्रल हेमरेज या हार्ट अटैक से हमारे पास आते हैं। तो मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि बात सही है कि ब्लड प्रेशर जब किसी को एक बार हो जाता है, पैथोलॉजी हो जाती है, तो किसी न किसी रूप में, हाँ, लेकिन ये बात सही है कि अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो दवा खाने की जरूरत कम पड़ती है। और शुरुआत के दौर में अगर हम लाइफस्टाइल को चेंज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा कारण है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। अब जिंदगी में आपको स्ट्रेस नहीं है तो रामदेव की तरह भजन गाइए और करोड़ों करोड़ अरबों रुपया कमाइए, तो आप निश्चित तौर से स्ट्रेस होगी। तो एक बहुत बढ़िया तरीका रामदेव जी के पास है, उनके पास दवा भी है और आपके लिए रास्ता भी है कि आप उनके रास्ते को अपनाएं। आप कमाएंगे भी, आप खुश रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, योगा को मैं भरोसा करता हूँ, आप योगा भी कीजिए और निश्चित तौर से अगर छुड़वा देते हैं छुड़वा लीजिए, लेकिन गलत आरोप मत लगाइए। अब मैं आऊंगा कि रामदेव जी ने का इतना बड़ा भाषण हम लोग को आपने सुनाया। नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जो जनता ने भी कहा। क्या डॉक्टर्स लोग कमीशन खोरी करते हैं डॉक्टर अजय कुमार? मैंने तो जवाब दे ही दिया कि ये मैडम भी रामदेव से सहमत है और उसका तर्क केवल इतना ही था कि डॉक्टर लोग जिंदगी भर दवा खिलाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये दवाओं में दवा कंपनियां डॉक्टरों को कमीशन क्यों देंगी? जब सरकार अगर दवाओं का दाम, आपको मालूम है,
आईएमए एक संस्था है जो इन दवाओं के बारे में सरकार को कहा कि दो ढंग की दवाओं का दाम क्यों रखते हो, क्यों तुम एक जेनरिक का नाम रखते हो, एक ही कंपनी जेनरिक भी बनाती है ब्रांडेड भी बनाती है, दोनों का दाम क्यों नहीं रखते हो एक जैसा? 10% का केवल फायदा होगा केमिस्ट को जो बेचता है, कहां से मालिक जो है वो कमीशन देगा? 8 आने की दवा अगर 1 रुपए में बेचेगा तब भी उसको कमीशन देने के लिए पैसा कहां से रहेगा? ये बात सही है, इसलिए इसमें आप नहीं जाइए, ये कंपनी वालों से पूछिए कि 2 ढंग का दाम क्यों रखते हैं, और सरकार से पूछिए कि जेनरिक दवाओं पर भी जो 1 रुपए में मिलती है बाजार की बात नहीं है सर, एक आरोप है और आरोप बड़ा गंभीर है कि डॉक्टर्स कमीशन लेते हैं, टेस्ट पे लेते हैं, ऑपरेशन पर लेते हैं, महंगी दवाओं पर लेते हैं। ये गलत आरोप है, एकदम गलत आरोप है। मैंने आपको कहा कि ये केवल आरोप लगाने से नहीं होगा, आपको साबित करना पड़ेगा। दीपक जी, नीचे कॉलोनियल का एक्ट चलाने के लिए 5 मिनट का 5 करोड़ क्यों लेते हो, ये तो बताइए। क्यों न्यूज चैनल 5 मिनट का 5 करोड़ लेता है? हम नहीं लेते सर 5 करोड़, हम नहीं लेते सर 5 करोड़, इतना हम नहीं लेते 5 करोड़। डॉक्टर पवन सिन्हा के पास चलता हूँ, डॉक्टर पवन सिन्हा के पास चलता हूँ। डॉक्टर गुरुजी मुझे बताइए, बाबा रामदेव ने आज बड़ी बात कही है और जनता भी ये मान रही है कि कमीशन खोरी होती है डॉक्टर्स के तरफ से। विशिष्ट योग मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता है बड़े कॉम्पिटिटिव में इस बात को। मैं सीधे गुरुजी की बात करता हूँ, फिर राहुल जी मैं आपके पास आऊंगा, आप ही को बहुत मौका दूंगा, चिंता मत करिए। अरे हमारे भी आप चिल्लाएंगे, आपकी आवाज फट जाएगी, स्काइप पर आपकी आवाज नहीं जाएगी, थोड़ा संयम रखिए गुरुजी। एक इसमें मैं क्रेडिट आपको देना चाहूंगा कि आपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया। इसका एक सीधा नतीजा ये निकलेगा कि आयुर्वेद में भी और एलोपैथी में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएंगे। बाबा जी ने अपनी बात कही है, देखिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है और वह होती है लोक निर्णय। वो लोक निर्णय के आधार पर, जो पब्लिक ओपिनियन के आधार पर बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं, और हमने तो पढ़ा है फॉरेन पॉलिसी तक बदली जाती है। तो पब्लिक की एक बड़ी निश्चित ओपिनियन है इसके बारे में, तो ये जो पब्लिक की ओपिनियन है वो निरर्थक नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट है और वो लगातार डॉक्टर्स के टच में रहती है। तो पब्लिक की ओपिनियन को हमें मानना तो पड़ेगा, और पब्लिक ने अगर किसी बात को कहा है तो उसमें बहुत अच्छा रहे कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसमें सुधार कर लिए जाए। अगर वो सरकार की नीति में गड़बड़ी है तो वहां सुधार कर लिए जाए, अगर डॉक्टर्स की नीतियों में गड़बड़ी है तो वहां सुधार कर लिए जाए। तो एक क्रांतिकारी सूत्रपात होने जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसमें कुछ ऐसे बहुत बड़े चेंजेस बहुत जल्दी होंगे जिसका सीधा लाभ जनता को होगा, और आपकी क्रांतिकारी पत्रकारिता के माध्यम से ये संभव होता दिखाई दे रहा है मुझे बहुत जल्दी। और पब्लिक में एक जो डिस्ट्रस्ट, ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर राहुल भार्गव के पास चलूंगा। डॉक्टर राहुल भार्गव, अब बताइए, क्या डॉक्टर कमीशन लेते हैं? डॉक्टर राहुल भार्गव, अब आपके पास वक्त है, बताइए। मैं बिल्कुल डिनाई करता हूं कि डॉक्टर कमीशन नहीं लेते। मैं आज आपके चैनल से बोलना चाहूंगा, डॉक्टर अपनी फीस लेते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। मेरी शुभता बाबा रामदेव की। दीपक चौरसिया जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं आपको देखते हुए बड़ा हुआ हूं, सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, स्नेह करता हूं, और जीवन में चाहता हूं। सर बुढ़ा बना दिया आपने, देखिए सर, देखिए आप मुझे देखते हुए बड़े हुए तो मैं बुढ़ा हो गया, बुढ़ा नहीं हुआ मैं अभी सर। आप जैसा बनूं दीपक जी, बट मेरे को देश की चिंता है। बुढ़ा बना दिया क्या दीपक राहुल भार्गव जी? बचपन से आप मुझे देखते हैं, मतलब मैं तो हो गया, रिटायरमेंट की उम्र हो गई मेरी। दीपक जी 30 सेकंड दीजिएगा। देखिए आप भी मुस्कुरा रहे हैं। मेरा जी बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल। मैं देश की जनता के लिए परेशान हूं। मैं कैंसर का विशेषज्ञ हूं। पतंजलि जाके स्टेज 1 का कैंसर स्टेज 4 में कन्वर्ट होता है, मरीज मर जाता है। डायबिटीज का आदमी किडनी फेलियर में चला जाता है, पतंजलि की दवाई खाते हुए वो चला जाता है। दीपक जी, अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, रिलेटिव है। आप अच्छे हैं, अच्छा करिए। मैं कहता हूं अपनी लकीर को बड़ा करिए, दूसरे की लकीर को छोटा मत करिए। रामदेव जी अच्छे हैं, आपने आधा घंटा सुनवाया, इसका मतलब आपका उनके प्रति स्नेह ज्यादा है, हमारे प्रति स्नेह कम है। हमारे को भी सुन लेते हैं, हम आपको बताते हैं कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से कैसे 70-75 साल तक लोग जी रहे हैं। आजकल कोविड में तो डॉक्टर राहुल भार्गव चारों तरफ नजर आ रहे हैं।
आप में कम है बाबा रामदेव से, बताइए मुझे। दीपक जी, ये तो चारों तरफ नजर आ रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, जिधर चैनल खोलो उधर डॉक्टर राहुल भार्गव। दीपक जी, ये सकारात्मक डिबेट है, इस समय हम बहस नहीं करेंगे। सब अच्छे हैं, देश को अच्छे लोगों, करोड़ लोगों की आवश्यकता है। जो गलत है उसको गलत कहिए, जो कमीशन लेता है वो गलत है। मैं बोलता हूं दीपक जी, अभी पत्रकारिता में आपने आगरा का संज्ञान लिया, मतलब आप मानते हैं लेते हैं, मतलब आप मानते हैं डॉक्टर्स लेते हैं, जो गलत है प्रूव कर दीजिए। मैं दीपक जी, मैं एक बात बड़ी संख्या में, जैसे आपकी आवाज है दीपक जी, आप करोड़ों लोगों की आवाज हो, अगर आप ये बोलोगे कि डॉक्टर कमीशन लेता है, डॉक्टर खराब है, उससे मैं आपको बताता हूं रिपल इफेक्ट क्या होता है। उससे रिपल इफेक्ट होता है, डिजीज डिले होती है इलाज के लिए, उससे हम डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पा पाते। आयुर्वेद अच्छा है, आप बोलिए अच्छा है, कोरोनिल की अच्छी बातें हैं, वो बोलिए अच्छी है, बट बहकाइए मत। आप अंदर से दुआ, हिपोक्रेसी मत रखिए दीपक जी। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, बाबा जी इतना बोल रहे थे, हमें आयुर्वेद से कोई परेशानी नहीं है दीपक जी। एलोपैथी सूरज है, मैं अगेन बोलूंगा, उसे रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रूव नहीं करना आयुर्वेद खराब है कि बुरा है, मुझे अपने साइंस पे विश्वास है, मैं वो करता रहूंगा। आप आओगे, मैं विनम्रता से इलाज करूंगा, आप नहीं आओगे तब भी मैं विनम्रता से आप बोलूंगा दीपक चौरसिया जी ये इलाज कर लीजिए। मैं पब्लिक ने, जिसने आपने पहला स्टेटमेंट सुनाया, परमेश्वर अरोड़ा जी, सिंपल से इतना है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का इलाज पूरे आजीवन चलता है। आप सारी पद्धति अपनाइए, स्वस्थ रहिए, बस 70 साल तक जीजिए, कोई भी पद्धति जिलाए, मैं जिलाऊं या आयुर्वेद जिलाए, मेरा कोई द्वेष नहीं। देश एक है। दीपक चौरसिया जी आप दोस्त हो, पवन जी दोस्त हो, मैं चाहता हूं कि 70 साल में हम सब बैठ के एक साथ बात करें। हम में से 50 साल में कोई पीछे ना छूट जाए, ये चाहते हैं। दीपक जी इस बहस में मत पड़िए, क्योंकि जितना हम मेडिकल को बुरा मनाते हैं उतना लोगों का विश्वास कम होता है। मेरी मां कहा करती थी डॉक्टर राहुल भार्गव जी, होता है और आउटकम खराब होता है। तो मेरा सिर्फ उन लोगों से, अपने देश के लोगों से प्यार है, इसलिए हम डिबेट में बैठे हैं दीपक जी। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बाबा आप 80 साल तक जिंदा रख पाओ तो निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते हैं। मेरी मां कहा करती थी सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। डॉक्टर राहुल भार्गव, मेरी मां कहा करती थी सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो आपने 70 साल की बात कही, मैं कहता हूं आप शतायु हो। लेकिन इसी बात के साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा के पास जाऊंगा। बताइए अरोड़ा साहब, क्या कमीशन लेते हैं डॉक्टर? देखिए, जहां तक कमीशन की बात है तो मुझे ये दुखद पहलू जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा कि डॉक्टर्स जो हैं, उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नहीं लेते। सब डॉक्टर्स जो हैं, जहां भी इस तरह का प्रचलन है, चाहे वो पैथोलॉजी में हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक सेंटर से हो, चाहे वो दवा कंपनियों से ऑब्लाइज होना हो, वो सब डॉक्टर्स ये मतलब सिर्फ मैं कहूंगा कि मैक्सिमम डॉक्टर्स जो है इस जंजाल में फंस चुके हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसे कैसे ठीक किया जाए ये गवर्नमेंट को देखना होगा। डेफिनेटली बीच में बात होती थी कि जो जेन्युइन मेडिसिन हैं या जेनरिक मेडिसिन हैं, उनके रेट्स को गवर्नमेंट को कंट्रोल करके इतना मार्जिन नहीं देना चाहिए कि वो डॉक्टर्स को दिया जा सके। तो ये एक पहलू है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको आज मंच पे मैं स्वीकार करता हूं कि जी हाँ, डायग्नोस्टिक लैब में, पैथोलॉजी में, दवा कंपनियों के माध्यम से डॉक्टर्स को ऑब्लाइज किया जाता है। अब बात ये होती है कि आयुर्वेद की रेलिवेंसी की। ठीक है दीपक जी मैं 1 मिनट चाहूंगा, बस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूं। आयुर्वेद की रेलिवेंसी की बात करें तो मेरा अपना मानना यह है, आयुर्वेद को जानने के बाद, कि 90% बीमारियां जो हैं आज हमारी गलत डाइट और गलत लाइफस्टाइल की वजह से आती हैं। और यदि आयुर्वेद को माध्यम बनाया जाए तो ये जो ब्लड प्रेशर की चर्चा चल रही है, शुगर की चर्चा चल रही है, तो ये बीमारियां होंगी ही नहीं। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत तब आती है जब आयुर्वेदिक डॉक्टर से कि ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से, ये डाइट लेने से आपको ये बीमारी नहीं होगी, इसको साइंटिफिक पैरामीटर पे डेटा के थ्रू सिद्ध कीजिए। तो एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी पद्धति जिसको टोटल मेडिकल बजट में से 3% केवल मिल रहा हो, उस आयुष से जिसमें आयुर्वेद भी है, होम्योपैथ भी है, योग भी है, सिद्धा भी है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम जो है साइंटिफिक पैरामीटर पे उस लेवल की स्टडी कर पाएंगे, रिसर्च करके डेटा इकट्ठा कर पाएंगे? तीसरी बात, बहुत अच्छी बात कही, देखिए परमेश्वर जी ने ये कह दिया कि साइंटिफिक तथ्य नहीं है।
वेरी राहुल गुड। जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। परमेश्वर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये साइंटिफिक तथ्य नहीं है। थैंक यू परमेश्वर। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया राहुल जी, आपको डिस्टर्ब नहीं किया। प्लीज राहुल भाई प्लीज, आप सुनो, एक अच्छे मंच हमें मिला है, अपनी बात जनता तक पहुंचाना है। खत्म देखिए करिए हम लोग, परमेश्वर जी, खत्म करिए, बहुत लंबा बोल रहे हैं जी सुनिए, वात पित्त कफ के पैरामीटर पे नीम ब्लड प्यूरिफायर है, ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, और वो है भी। लेकिन अगर आप अपनी भाषा में उसको साइंटिफिक अपनी भाषा में सिद्ध कराना चाहते हैं तो फिर ये जान लीजिए, उसके लिए मुझे रिसर्च अलग तरह की डॉक्यूमेंट की चाहिए होगी, उसके लिए मुझे धन चाहिए होगा। दूसरी बात, आज के टाइम पे राहुल भाई, कर्मों से श्रेष्ठता को सिद्ध करना होगा। परमेश्वर जी यही रुकिए, मैं सीधे दिया राय साहब से बात करता हूं। राय साहब मुझे बताइए, आप भी तो नेचुरल तथ्य और साइंटिफिक तथ्य उठाकर ही दवाएं बताते हैं ना, बनाते हैं ना, तो फिर ये विरोध क्यों? आईएमए क्यों जगह जगह बात कर रहा है कि बाबा रामदेव की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और बाबा रामदेव ये पूछ रहे हैं कि आईएमए होती कौन है, क्या लोकस स्टैंडी है इसकी? दीपक मैं बोलूं क्या? बड़ी विडंबना है ये सुन के कि आईएमए होती क्या है। आईएमए इज डेडिकेटेड फॉर द हेल्थ ऑफ द नेशन। हम देश के स्वास्थ्य के लिए चिंता करते हैं, और आईएमए की जितनी मेंबरशिप है वो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं स्वास्थ्य के बारे में उसके साथ सहयोग करती है, और हर तरफ से हर जगह पे काम करती है। आज से 10-12 साल पहले जिस वक्त स्वाइन फ्लू आया था, हमको चैलेंज मिनिस्ट्री के अंदर दिया गया था कि साहब आप बताइए हमको इसको क्या करना है। मैं उस वक्त सेक्रेटरी जनरल था, और मैंने 325 सीएमई करवा दी थी 1 साल के अंदर में, और हर जगह करवाई थी देश के अंदर में, और हमने उसको प्रोपोगेट किया था। आप कहते हैं आईएमए कौन है? आईएमए इज एक सोशल एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेल्थ की सोचती है और सरकार के साथ हाथ से हाथ मिटा के चलती है। अब रहा सवाल, परमेश्वर जी बीच में बात कर रहे थे कि हमको उसको चाहिए एविडेंस के लिए, महंगी दवाइयों के बारे में आईएमए खुलकर क्यों नहीं आई? डॉक्टरों की असली समस्याओं के बारे में आईएमए खुलकर क्यों नहीं आई? दवाइयों और स्टंट की कीमत के बारे में खुलकर क्यों नहीं आई? इर्रेशनल प्राइसेस के बारे में आईएमए ने बात क्यों नहीं की? दीपक जी भार्गव, मेरी बात सुनिए भार्गव प्लीज। 280 आज बोल रहा हूँ, 280 डॉक्यूमेंट। नहीं डॉक्टर राय, राहुल भार्गव जी, डॉक्टर राय प्लीज कंप्लीट करने दीजिए उनको। भार्गव प्लीज कीप ए मम फॉर दैट, प्लीज कीप। दीपक जी अब आप आइए दवाई की बात के ऊपर। मैं सेक्रेटरी जनरल था 2011 के अंदर और 12 के अंदर। मैंने ड्रग काउंसिल ऑफ डायरेक्टर ऑफ ड्रग काउंसिल की मीटिंग के अंदर अटेंड किया। मैंने उस वक्त एक प्रपोजल दिया था, मैंने कहा सर आपको पता है इस दवाई की कीमत 100 रुपए बनती है, आपके प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपए, आप उसके ऊपर 50% उनको कमीशन वो दे दीजिए छूट कि 150 रुपए से ज्यादा एमआरपी मत लिखिए। और डायरेक्टर का पता क्या जवाब था? ये कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। तो मैंने कहा मेरे हाथ में दे दीजिए। आप अगर 150 को नहीं लिखेंगे, 150 लिखेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है उसको 600 रुपए में बेचे, 700 रुपए में बेचे। अगर ये सरकार देती है प्रोत्साहन, सरकार वो कहती है कि तुम लोगों 750 रुपए, उसके बाद वो बिकता रहता है। आप डॉक्टरों को, आईएमए को दोष मत दीजिए। आईएमए ने ये भी कहा था प्रधानमंत्री जी से कहा, और आज भी कहते हैं जो डॉक्टर रिश्वतखोरी करते हैं, जो डॉक्टर कमीशन लेते हैं, आप उनको ब्लैक लिस्ट कीजिए, हम उनको बाहर निकालेंगे, हमें कोई किसी से नहीं है। लेकिन डॉक्टरों को बदनाम मत कीजिए। आज देश को अंदर डॉक्टर ही सेवा कर रहा था। बाबा रामदेव जी को आकर इस प्रकार के आक्षेप लगाने की क्या जरूरत थी कि आज बाबा जी हमसे कहते हैं डॉक्टर तुम अपना काम करो, तुम देश की सेवा करो, बाबा से हम तो आपसे लड़ने नहीं चाहते। आपने जबरदस्ती उनको छेड़ा है। जो व्यक्ति अपने 1200-1500 लोगों ने अपनी जान दे दी, आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, उनको डिग्रेड कर रहे हो। उन्होंने खेत जता दिया, उन्होंने बयान वापस ले लिया, अब तो बात खत्म कर दीजिए। आप एफआईआर करवाए जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना, अगर उनने बयान वापस ले लिया पहले बयान, उसके अगले दिन ये बयान देने की क्या जरूरत थी कि वे मरीजों की किडनी निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, लपेट के दे देते हैं। उसके बाद कहते हैं ये डॉक्टर कहते हैं सिलेंडर चाहिए, ये 2 सिलेंडर रहे। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर इसकी दवाइयां, अरे हम तो आज भी कहते हैं, हम आज भी कहते हैं। ठीक है, मैं सीधे आचार्य मित्तल के पास चलता हूं, आचार्य गौरव मित्तल के पास। आचार्य गौरव मित्तल जी, राय साहब की बात ठीक है, क्या वाकई आईएमए ने आज तक पेशेंट के वेलफेयर के लिए कोई दिखता हुआ काम किया है कि आईएमए का परसेप्शन ये हो कि भाई हाँ आईएमए ने बहुत बेहतरीन काम किया पेशेंट के लिए, मरीजों के लिए, देश की स्वास्थ्य सेवा के लिए? बताइए क्या कंट्रीब्यूशन है आईएमए का? दीपक भाई, आईएमए केवल एक बॉडी है
ना उसके हाथ में रिसर्च है, ना ही कोई नया प्रोडक्शन और ना ही कोई नई मेडिसिन का इजाद है। वो काम है कंपनीज का जो नई दवाइयाँ बनाती हैं। IMA डॉक्टर्स की एसोसिएशन है जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा पास होती हैं, ये मेडिसिन इस बीमारी के लिए देनी है, डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब करते हैं। पहली चीज़ ये है कि जो IMA को ये कहना कि वो कमीशन लेते हैं या डॉक्टर्स कमीशन लेते हैं नहीं लेते, ये प्रोफेशनली अगर गवर्नमेंट उन दवाइयों पर, जैसे डॉक्टर राय ने कहा कि एक पर्टिकुलर प्राइस सेट कर दे हर दवाई का, तो जो MR आते हैं डॉक्टर्स के पास और कुछ ऑबलाइज करके अपनी मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कराते हैं, ये प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। ये डॉक्टर्स के खिलाफ की बात नहीं है, ये एज ए होल प्रोसेस की प्रॉब्लम है, चाहे वो एलोपैथिक का हो चाहे आयुर्वेदिक का हो। आयुर्वेदिक की भी अच्छी कंपनी के जो MR हैं, यदि वो शॉप पे जाते हैं तो अपने प्रोडक्ट रखने के लिए कुछ ना कुछ ऑबलाइज करते हैं, काउंटर पे शो करने के लिए कुछ एडिशनल कमीशन भी दिया जाता है, कुछ फीस भी दी जाती है, वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। बट जहाँ तक ये प्रॉब्लम है, ये ना तो IMA वर्सेस बाबा रामदेव है, ना ही पतंजलि वर्सेस IMA, और ना किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर की है। ये एक लाइफ स्टाइल में शुमार हो चुका है कि ये वाली दवाई अगर आप बेचते हैं तो आपको इतने % कट मिलेगा। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। शायद डॉक्टर इसमें परमेश्वर या डॉक्टर राहुल जी इस बारे में थोड़ा बुरा माने, बट ये जनरली आप एक ट्रेंड देखेंगे, जनरल पब्लिक पर ये एक है ही है। तो हमारे को जो डॉक्टर का जो डॉक्टर्स भी मान रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई सीधे इनकार कर सकता है कि डॉक्टर्स कमीशन नहीं लेते, कोई सीधे इस बात से इनकार नहीं करता। मैं सीधे, हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं राजेंद्र जैन जयपुर से, उनके पास चलूंगा। राजेंद्र जी, क्या लगता है, कमीशन खोरी की बात कितनी ठीक लगती है डॉक्टरों के बारे में आपको? क्योंकि कमीशन खोरी की बातें हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, पेपरों में भी आती रहती है, लेकिन इसके लिए पूरी डॉक्टर लॉबी को बदनाम करना ये तो ठीक नहीं लगता है। बाकी डॉक्टर ने काफी कुछ किया है, उसको संभाल के रखा है। जब भी कोई परेशानी होती है लोग डॉक्टर के पास ही जाते हैं कि डॉक्टर को गाली देना अभी ये ठीक। माफ कीजिएगा राजेंद्र जैन जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है, मुझे एक ब्रेक भी लेना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या IMA ने वो काम किया जो डॉक्टर्स की एक NGO को या डॉक्टर्स की एक बॉडी को करना चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के बारे में। और जो प्राइसिंग है, यानी अगर हार्ट की बीमारी किसी को हो गई तो लोग ये मान के चलते हैं कि भाई अब तो घर लुट गया, क्या इस परसेप्शन से IMA निकलने में देश में मदद करेगी? ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ विवाद की, जो विवाद IMA वर्सेस पतंजलि यानी बाबा रामदेव में तब्दील हो चुका है। बाबा रामदेव ने आज न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा कि डॉक्टर्स कमीशन, बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कमीशन खोरी करते हैं, 50% गैर जरूरी ऑपरेशन लिखते हैं, 50% महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, 25 से 50% पैथोलॉजिक लैब के साथ उनका कमीशन होता है। और ज़्यादातर लोग इस हकीकत को मानते हैं, स्वीकारते हैं, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हाँ कुछ ऐसा होता है। कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है। क्या ये बंद होना चाहिए? IMA इसके बारे में क्या कर रही है? महंगे उपचार के बारे में क्या कर रही है? इसी पर बड़ी बहस कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं, वाइस प्रेसिडेंट है IMA के। हमारे साथ डॉक्टर DR राय हैं, एक जनरल सेक्रेटरी IMA के। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, डायरेक्टर हैं फोर्टिस गुरुग्राम के। मेरे साथ गुरुजी पवन सिन्हा है, डॉक्टर पवन सिन्हा, जो कि एक धर्म गुरु है, स्पिरिचुअल हीलर हैं, और साथ ही साथ राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। आचार्य गौरव मित्तल हैं, वो भी आयुर्वेदाचार्य हैं। और सीधे मैं अभी हमारे एक दर्शक के पास चलूंगा, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। रोशन प्रधान दिल्ली से। रोशन, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी सर, ये जो बाबा रामदेव कह रहे हैं कमीशन के लिए, वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर्स कमीशन लेते हैं, लेकिन मैं बाबा जो बयान दिए उससे सहमत नहीं हूँ कि जो एलोपैथी को बेकार साइंस है, दिवालिया साइंस है, ऐसा बयान बाबा रामदेव को शोभा नहीं देता। बाबा को ऐसा बयान ना देना चाहिए। इससे हमारे जो मेडिकल लाइन के फ्रंट वॉरियर्स है उनका मनोबल को ठेस पहुंच रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा, आप योग को और आयुर्वेद को इस स्तर तक, वैश्विक स्तर तक पहुंचाए हो, ये आपकी सराहना करते हैं, लेकिन आप इस तरह से बयान देके मेडिकल वॉरियर्स का मनोबल को ठेस ना पहुंचाए। और या तो आप योग कर ले, या बिजनेस कर ले, या फिर राजनीति कर ले, लेकिन ये ऐसी बयानबाजी करके हमारे डॉक्टर्स का मनोबल को ठेस नहीं पहुंचा। ये सच है कि वो कमीशन लेते हैं।
ठीक है रोशन, अब आप रिपीट कर रहे हैं, मैं सीधे चलता हूं इसी पॉइंट को लेकर डॉक्टर अजय कुमार के पास। डॉक्टर अजय कुमार, बाबा ने ये भी सवाल उठाया आज कि पेंट को, एशियन पेंट्स को, नाम नहीं लूंगा किसी ब्रांड का, लेकिन पेंट को, पंखों को, फूड प्रोसेसर को, साथ ही साथ सैनिटाइजर को आईएमए अप्रूवल देने वाला कौन होता है? क्या उसके पास लैब्स हैं? क्या उसके पास इन्वेस्टिगेशंस के साधन हैं? आप किस आधार पर अप्रूवल देते हैं? देखिए, आपको मैं कहना बात चाहूंगा कि आप मूल बिंदु से आप अलग हट रहे हैं। बाबा रामदेव ने आयुर्वेद के बारे में, कोरोना ट्रीटमेंट के बारे में और ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में, टीकाकरण के बारे में जो क्राइम किया है बोल करके गलत बात, उससे आप अलग हट करके आप ऐसे बिंदुओं पर आ रहे हैं जो बहुत बहस का बिंदु हो सकता है। डॉक्टर कमीशन लेते हैं, ठीक है, किसी ने कहा, हमारे डीआर राय साहब ने कहा कि आप पकड़ो। और दूसरी बात यह है कि ये मूल बिंदु से हटाना है कि डॉक्टरों में करप्शन है। मैं इसे इनकार नहीं भी करते हुए मैं करता हूं कि हो सकता है होगा। आप देख लीजिए कौन सा खरीदगी इस देश में है, कौन सा पैसा है जिसमें करप्शन नहीं है। ये आम समाज का जो है, एक सभी समाज के अंदर में ये व्याप्त, तो उससे मतलब नहीं है। तो ठीक वही बात हुई, डॉक्टर साहब आपने मेरे जान बचा दिया, तो पैसा ज्यादा सवाल डॉक्टर साहब ये भी दवाई उठता है में ना, कमीशन खा लिए। फिर आईएमए ने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इसको दुरुस्त करने के लिए देखिए, मैं आ रहा हूँ आपकी बातों पर आ रहा हूँ, हम लोग को बोलने तो दीजिए। क्योंकि आप विषय वस्तु रखा था, आप ये कहें साहब आपने विषय वस्तु रखा था कि आईएमए और रामदेव में कैसे समझौता सुलह होगा। मैं तो पहले बात आपको, आज भी आपने रामदेव के मुंह से जो कहलवाया है वो आईएमए को भड़काने वाला और डॉक्टरों को भड़काने वाला है, डॉक्टरों को नीचे गिराने वाला है। आज कोरोना के समय हमारे डॉक्टर शहीद हो रहे हैं, और वो शहीद हो रहे हैं पैसे के लिए शहीद नहीं हो रहे हैं, वो आपके फ्रंट लाइन पर है कि आईसीयू में बैठे हुए हैं। और बाबा के जो इनके जो मुख्य प्रोग्रामर हैं वो भी हमारे आईसीयू में आकर के बच चुके हैं। इसलिए इस विषय को आप इतना बदनाम कर रहे हैं और उनके उस बात को छिपा रहे हैं आप, तो इस प्रकार आप उनको सहयोग दे रहे हैं। आज पूरे बहस में हमको यही लगा कि आप रामदेव को ही प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, डॉक्टरों को बहुत कम समय देना चाहते हैं। पहले जानिए तो मुझे बताइए कि ये कोरोनिल जो है, इसको सरकार क्यों कहेगी ये टेस्टेड नहीं है, ये दवा नहीं है, इसका प्रचार रामदेव नहीं कर सकते हैं। ये मैजिक रेमेडी प्रिवेंशन एक्ट आपने सुना होगा, इसके अंदर ये दंडनीय अपराध है। ये बाबा को कौन होता है कहने वाला कि ये आपने देखा कि बाबा पूरे पीरियड में सरकार की पॉलिसी के मुताबिक मास्क नहीं पहने। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि बाबा को जो सरकार की 3 बात थी, मास्क पहनना, सफाई रखना हाथ का और डिस्टेंसिंग करना, इससे बाबा सहमत नहीं है। बाबा ने जो हमारी दवाओं को बदनाम किया, वैक्सीन को बदनाम किया। आपको मालूम है ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर में, और हमने कोई दवा जो है इजाद नहीं किया है, दवा तो इजाद साइंटिस्टों ने किया है, और इन दवाओं को का प्रोटोकॉल सरकार ने बनाया है, आईसीएमआर ने बनाया है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम वैज्ञानिकों के बल पर इस युद्ध को लड़ रहे हैं और जीतेंगे, और दूसरी तरफ ये बाबा कहता है कि ये डॉक्टरों के कारण ये लाखों लाख लोग मर गए एलोपैथी के चलते, उसने कितने को बचाया है। अब वो आप क्या चाहते हैं कि उसका कोरोनिल लोग खाएं और बहुत बुरी स्थिति में हमारे यहाँ आवे, और हमारे यहाँ जब वो मर जाए तो हमें बदनाम किया जाए। इसलिए मूल बिंदु पर आइए, हम लोगों ने क्यों केस किया, हम क्यों उनके खिलाफ हैं। वो रोज रंग बदलते हैं, आज आपके सामने कुछ बोले और अंत में बोल के गए मुझे डॉक्टरों से कोई शिकायत, अच्छे डॉक्टर बुरे डॉक्टर। मैं तो कह रहा हूं कि आयुर्वेद हमारा से कोई दुश्मनी ही हमारा नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेद से उद्भव हुआ है, इसका आयुर्वेद जैसे सिस्टम से, और हम बहुत सी आयुर्वेद की दवाओं का हम उपयोग करते हैं। हम तो कहते हैं कि आयुर्वेद की सारी दवाओं को आज तो जो साइंटिफिक पद्धति है उसके मुताबिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत जगह आयुर्वेद की दवाओं का विरोध हो रहा है, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल्स पाने की बात कही जा रही है। तो आयुर्वेद का रिसर्च होना चाहिए। ये बाबा जो रिसर्च कर रहा है ये ढोंग है, ये बड़ी बड़ी मशीनें दिखा करके ये लोगों को ठग रहा है। ये पूरा बिजनेसमैन है, और इस बिजनेसमैन का प्रचार आप लोग मत कीजिए। आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आज के समय में है। मैं सीधे इसी बात को लेकर परमेश्वर अरोड़ा के पास चलता हूं। आपने भी एक शब्द का, देखिए
डॉक्टर राय, मैं आप सबका सम्मान करता हूं, डॉक्टर्स का भी सम्मान करता हूं, मेरे खुद के डॉक्टर्स हैं, मैं कंसल्टेंसी उनसे लेता हूं, जरूरत पड़ती है तो फीस भी उनको देता हूं, लेकिन सवाल मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूं। लोकतंत्र में बहस होनी चाहिए और मैं समाज में उसी बहस को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं जजमेंट देने वाला कोई नहीं होता हूं, ना ही मैं कोई राय अपनी रखता हूं। मैं दर्शक जो बोल रहे हैं आपको दिखा रहा हूं, एक ने आपका समर्थन किया, एक ने आपका विरोध किया। इसी बात को लेकर मैं परमेश्वर अरोड़ा जी के पास चलता हूं। क्या आपको लगता है कि बाबा जो कर रहे हैं या उनका जो पूरा रिसर्च है वो एक ढोंग है, जो डॉक्टर अजय कुमार कह रहे हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता डॉक्टर अजय साहब की इस बात से कि बाबा रामदेव जो है जो कर रहे हैं वो ढोंग है, क्योंकि मैं जो है ये मान के चलता हूं कि आज सबसे अच्छी रिसर्च जो है, जो अच्छी क्वालिटी मशीन से और साइंटिफिक पैरामीटर पे करने की कोशिश इस देश में अपने बल पे कोई व्यक्ति अगर कर रहा है तो वास्तव में बाबा रामदेव कर रहे हैं। सरकार भी ऐसा नहीं कर पा रही। डॉक्टर राहुल, आप सुनिए, डॉक्टर राहुल, बिल्कुल डॉक्टर राहुल, पब्लिक को पता होना चाहिए 90% डॉक्टर राहुल प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर राहुल, पब्लिक को मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर राहुल चुप करें, डॉक्टर राहुल चुप करें, डॉक्टर राहुल चुप करें। दीपक जी डॉक्टर राहुल को चुप कराइए, दीपक जी डॉक्टर राहुल को चुप कराइए, ये डॉक्टर राहुल को चुप कराइए, दीपक जी डॉक्टर राहुल को चुप कराइए। डॉक्टर राहुल उनको कंक्लूड करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, आप एक मिनट, डॉक्टर राहुल आप चुप कीजिए। डॉक्टर राहुल का ये तरीका बिल्कुल गलत है। कौन सा दीपक जी, फ्रंटलाइन डॉक्टर था? नहीं था। दीपक जी राहुल जी को एक लोकतंत्र यही है, डेमोक्रेसी यही है। बाबा व्यापार 5000 साल पहले डॉक्टर राहुल दीपक जी क्या आयुर्वेदिक ही था, यही डिबेट है? नहीं था। तो डॉक्टर राहुल भार्गव व्यापार करना गुनाह थोड़ी ना है। डॉक्टर राहुल भार्गव व्यापार करना गुनाह नहीं है, देश के किसी कानून में व्यापार करना गुनाह नहीं है। क्या कहेंगे आचार्य मित्तल जी? आचार्य अरोड़ा एक मिनट रुकिए, आचार्य मित्तल जी क्या कहेंगे? दीपक भाई, सबसे पुरानी प्राचीनतम साइंस है आयुर्वेद। उस समय एलोपैथी नहीं थी। एलोपैथी का इतिहास 70 साल पुराना है। जब 5000 साल पहले शल्य चिकित्सा होती थी तो भी आयुर्वेद से होती थी। अभी कंफ्यूजन केवल एक चीज का क्लियर है, जो इशू बना है वो आईएमए वर्सेस पतंजलि या बाबा वर्सेस आईएमए का इशू है, डॉक्टर लेले का इशू है, वो इशू नहीं है। तीन लोग बोल रहे हैं, एक मिनट। डॉक्टर भार्गव, आचार्य अरोड़ा एक मिनट रुकिए, डॉक्टर अरोड़ा एक मिनट रुकिए, मित्तल जी को बोलने दीजिए प्लीज। ये पत्थर मारेंगे। राहुल जी, 5000 साल पुरानी साइंस है, आपकी साइंस केवल 80 साल पुरानी है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। उस समय भी शल्य चिकित्सा होती थी। आप आज जो हमारे को आईसीएमआर और गवर्नमेंट ने जो मेडिसिन, मॉडर्न मेडिकल साइंस को प्रमोट किया है, हमारी आयुष मिनिस्ट्री होने के पश्चात भी आयुर्वेद को आज तक वो मान्यता नहीं मिली। हमारे पास कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साधन नहीं है आज की डेट में भी। बाबा रामदेव जो आज कर रहे हैं वो दुनिया को बुरा लग सकता है, आपको बुरा लग सकता है, बट उनके पास रिसर्च के पास उनके पास साधन है। वो आज रिसर्च कर रहे हैं, वो रिसर्च कितनी सही है उसको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है आज की डेट में। आयुष की गुलामी में जी रहे हो आप, आयुष की गुलामी में जी रहे हो। ये प्रॉब्लम हमारी आजाद नहीं हुए, बाबा रामदेव की प्रॉब्लम नहीं है, जनता के ऊपर एक मिनट बहुत ज्यादा। अरे सर, आप सब डॉक्टर्स हैं भाई, एक आयुर्वेदिक एक एलोपैथ के, थोड़ा सब्र रखिए। मैं कहूंगा संसद भवन मत बनाइए मेरे डिबेट शो को, विधानसभा मत बनाइए। सुनिए आचार्य मित्तल क्या कह रहे हैं। मैं तीनों को रोकता हूं, मैं तीनों को रोकता हूं। डॉक्टर राय के पास चलता हूं। डॉक्टर राय बताइए, क्या आप भी कहेंगे कि बाबा रामदेव जो कर रहे हैं सब गलत है? भाई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक जर्नल्स में अपनी चीजों को पब्लिश कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर राय? और फिर मैं कंक्लूडिंग कमेंट के लिए गुरु पवन सिन्हा जी के पास चलूंगा। 15 सेकंड की इजाजत दे तो मैं बोल दूं। देखिए, बाबा रामदेव जी ने योग का प्रचार किया, हमने उनको नमस्कार किया, बोलिए। और आज भी हम नमस्कार करने को तैयार है। बाबा रामदेव या लाला रामदेव जी सिर्फ लाला हैं, वो दवाइयां बनाते हैं, आयुर्वेदाचार्य नहीं है, उनको उस आयुर्वेद की कोई ज्ञान नहीं है। वो ठीक है दवाइयां बनाते हैं, दवाइयां की तरह बनाइए, सुनिए अब बनाइए, मैं उसकी भी इज्जत कर रहा हूं, उसकी भी तारीफ कर रहा हूं, बनाइए। हम ये नहीं कहते
एक साल के अंदर 50-500 दवाइयां आपने बनाई, उनके सर्टिफिकेशन के लिए। कोरोना की दवाई विवियाना के अंदर निवेदा कंपनी, निवेदा लेबोरेटरी के अंदर जांच की गई, उसको कहा गया इसके अंदर कोई कोरोना को ठीक करने की कोई क्षमता नहीं है। उसके बाद उसका इंग्लैंड के अंदर उसका जांच हुई, वहां पर उन्होंने कह दिया। और जब बूस्टर की जब बात आई कि इम्यूनिटी बूस्टर है, तो हर चीज इम्यूनिटी बूस्टर्स होती हैं जो कि हमारे घर के अंदर रोज पर हर व्यक्ति उसको यूज कर रहा है। काली मिर्च हो गया, सौंठ हो गया, दालचीनी हो गया, हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बाबा के लाला के प्रचार करने से हमारे पास एक पेशेंट आया, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। वो पेशेंट आके हिचकी आ रही है, हिचकी आने से इतना परेशान था। पेशेंट रोज हमारे पास अरे आते सुन हैं। लीजिए जरा, आप एक सुन तो लीजिए। उसके बाद देखिए हमारे पास का क्यों हो गई, वो दिन में 3-3 बार काढ़ा पी रहा था, दिन में 3-3 बार काढ़ा। पहुंचे हुए सैकड़ों पेशेंट रोज हमारे पास आते हैं, रोज। वजह से आप क्या बात कर रहे हैं? एक कोरोना करते रहते हैं आप, आपकी मेडिसिन के कितने साइड इफेक्ट होते हैं आपको नहीं मालूम? आप जाइए नेट पर, गूगल पे जाइए, देख लीजिए। सब बोल रहे हैं, मैं पता है, मुझे पता है, दोनों के पास पेशेंट्स आते हैं, दोनों चीजों की अपनी अपनी खूबी है। लेकिन गुरुजी, आप क्या कहेंगे? चलते चलते मुझे बताइए, इस विवाद को अब किस तरफ ले जाना चाहिए? आईएमए को क्या करना चाहिए और स्वामी जी को क्या करना चाहिए? बताइए, आपकी टिप्पणी क्या होगी चलते चलते? तो स्पष्ट, और अंत में डॉक्टर राहुल भार्गव को दिखाइएगा। जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, स्वामी जी भी थोड़ा सा ठंड रखें और आईएमए भी थोड़ा सा कूल रहे, ठंड रखें और इस बात को शीघ्र समाप्त करें। कुछ सच्चाइयां हैं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को स्वीकारनी पड़ेंगी, कुछ सच्चाइयां हैं जो पब्लिक कह रही है लगातार, उसे डॉक्टर्स को मानना पड़ेगा। जो इंग्लिश मेडिसिन वाले डॉक्टर्स हैं उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक भुगतती रही है, पब्लिक बहुत सारी चीजें जानती है। अब रही बात मशीन आदि की, वो तो कोई बहुत एक्सपर्ट ही बता सकता है, लेकिन अगर बहुत सारी मेडिसिन कहीं से आ रही है, उसका प्रचार किया जा रहा है, वो बेची जा रही है, तो इसमें कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल से अब इस झगड़े को बहुत जल्दी समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी तरफ अब चल दिया है। और अगर ये शीघ्र समाप्त नहीं हुआ तो इससे काफी नुकसान होगा मेडिकल साइंस को, भारत की मेडिकल साइंस को भी। ठीक है, मैं चलते चलते डॉक्टर राहुल भार्गव को दिखाइए, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन हमने जो सवाल पूछा उसमें दर्शक क्या कहते हैं? क्या रामदेव जी की गैर जरूरी दवाई और कमीशन खोरी की बात सही है? 84% दर्शकों, देश की बहस के दर्शकों का मानना है कि स्वामी जी ने जो कहा है वो ठीक है। राहुल भार्गव, चलते चलते मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे। आप बचपन से मुझे देखते आए हैं, लेकिन यही कहूंगा चलते चलते ब्रेक से पहले, बुढ़ा नहीं हुआ हूं, अभी तो मैं जवान हूं। दीपक जी, मैं भी चलते चलते ये कहना चाहूंगा, सवाल ये पूछते कि आयुर्वेद कितने लोगों की जान पे हावी पड़ा, उसका सवाल 100% होता। सवाल को घुमाइए, सच्चाई बताइए, लोगों को जोड़िए, लोगों को अविश्वास। चलिए, सच्चाई जरूर बताएंगे और सच्चाई को हम यही देश की बहस में खोजते हैं। आप जैसे विद्वान लोगों को बुलाकर और उस पर एक सार्थक बहस कराते हैं, एक कंक्लूजन तक ले जाते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।